हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक पढ़ेंगे, द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो इसके पहले हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, वो किसके लिए पढ़ा था हमने? फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, कि जब फोर्स कांस्टेंट था तब। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे? फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो हमें ये पता है, क्या पता है कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसके पहले हम ये सभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो आपने सभी वीडियोस नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, अपना वाला अजीज़ बोरा, हमारे चैनल का पेज आ जाएगा, उसमें प्ले लिस्ट आ जाएगी चैप्टर नंबर 6 की। उस प्ले लिस्ट में वो सभी वीडियो रहेगी। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो जब फोर्स वेरिएबल हो तब हम वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा है, एक तो वर्क पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली। अब ये जो थ्योरम है वो वन डायमेंशन के लिए हम प्रूव करेंगे। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। अब अगर मुझे निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो उसको मैं क्या लिखूंगा? डी के। और किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिखेंगे डी के अपॉन डी टी। मैंने क्या कहा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या यूँ कहे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन टाइम चेंज। तो जब टाइम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? डी के अपॉन डी टी से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम। तो लेकिन हमें तो पता है कि जो के है, के की वैल्यू कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी नो दैट जो के है डी बाई डी टी तो एज इट इज़, और के स्पेस पे मैंने क्या लिख दिया? हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है। तो ये जो डी के अपॉन डी टी है वो तो एज इट इज़। ये जो हाफ है, हाफ तो क्या है? कांस्टेंट, तो वो आ जाएगा बाहर। एम क्या है? मास, मास भी एक कांस्टेंट, वो भी आ जाएगा बाहर। तो डी बाई डी टी के अंदर क्या बचा? वी स्क्वायर बचा। डी बाई डी टी के अंदर क्या बचा? वी स्क्वायर। तो डी बाई डी टी मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? टी की रिस्पेक्ट में। हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन। क्या करेंगे? टी की रिस्पेक्ट में। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो वी है वो कांस्टेंट है या नहीं? जल्दी से बताओ। तो वे कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है, स्पीड किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर डिपेंड करती है। स्पीड जो है वो टाइम पर डिपेंड करती है, इसलिए इस स्पीड का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ज़ीरो नहीं होगा। स्पीड का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो डिफ्रेंशिएशन किसका होता है? जो कांस्टेंट हो। लेकिन जो स्पीड है वो तो टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड करती है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो ये हाफ और ये एम तो एज इट इज़। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि जो पावर है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो ये होगा, ये जो 2 है पावर वो आगे आ गई मल्टीप्लाई में, और 2 में से मैंने क्या किया? 1 को माइनस। तो ये तो किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ? पावर का। ये किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ? पावर का। अब इस v का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस v का भी डिफ्रेंशिएशन। तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसल। हमारे पास क्या बचा? m v की पावर 2 माइनस 1, मतलब v की पावर कितनी बची? 1। और पावर 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मैंने उसको हटा दिया। अब dv अपॉन dt मतलब ये क्या आ गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम ए वी। इस ए को मैंने पहले लिख दिया, वी को बाद में लिख दिया। तो ये ए को पहले लिखा, वी को बाद में लिखा। एम ए
फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है F किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल। तो इस ma की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, F, और इधर क्या है हमारे पास v, तो और इधर क्या है dk अपॉन dt। तो dk अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास fv। लेकिन हमें ये भी पता है, क्या पता है, क्या पता है, जल्दी से बताओ। ये जो f है वो तो एज इट इज, v को हम क्या लिख सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, dx अपॉन dt। v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। ये सब चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि v को हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास क्या बचेगा, dk इज इक्वल टू एफ dx। हमारे पास क्या बचा, dk इज इक्वल टू एफ dx। अब हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेंगे। देखो जिस टाइप से हम किसी भी इक्वेशन में पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, किन्हीं भी दो चीज़ों से ऐड कर सकते हैं, किन्हीं भी दो चीज़ों से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी टाइप से इस पूरे इक्वेशन में हम दोनों साइड क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dk इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ dx। अब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन की कुछ लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं xi टू xf की जो पोजीशन है, पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, पोजीशन की ये xi क्या है, पोजीशन की इनिशियल वैल्यू, और xf क्या है, फाइनल पोजीशन। xi इज इनिशियल पोजीशन एंड xf इज फाइनल पोजीशन। तो जब पोजीशन चेंज होगी, जब पोजीशन चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज। तो इनिशियल पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, इनिशियल, और फाइनल पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, फाइनल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की भी लिमिट लगा दी। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब पोजीशन चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो डी के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के, डी के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के। जिस टाइप से डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी। उस टाइप से डी के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, के आई से के एफ तक। तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी, और इधर इक्वल टू में क्या है, इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ dx। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो इस k की स्पेस पर हम पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। तो इस k की स्पेस पर मैं लिख देता हूँ kf, फिर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। फिर इस k की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। तो यहाँ मैंने लिख दी k की स्पेस पर लोअर लिमिट। तो ये कितना आ गया, kf माइनस ki। और ये तो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा था हमने। ये किसके इक्वल है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इस पूरी वैल्यू की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, W। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, के जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या आ गया हमारे पास, चेंज। किसी भी चीज़ का अगर चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो ये थी फाइनल वैल्यू, ये थी इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन। और यही क्या है, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने किसके लिए प्रूव कर दी, फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो हमें क्या पता था, हमने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वेरिएबल फोर्स और वर्क के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हमने लिखा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके की स्पेस पे मैं क्या लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ और एम कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर। तो हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर आ जाएगी आगे, और पावर में से 1 माइनस। तो ये तो किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, उसकी पावर का। अब इस v का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, dv अपॉन dt। देखो इस v की स्पेस पर अगर t होता, इस v की स्पेस पर क्या होता, t, तो यहाँ पर t का भी
डबल से डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन इस dt से dt कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसको हम लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर भी v है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, v। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमें पता है dv/dt तो किसके इक्वल होता है, a के इक्वल, तो इसकी स्पेस पर मैंने लिख दिया a। फिर इस a को बाद में आगे लिख लिया, v को बाद में लिख लिया। हमें पता है m a किसके इक्वल होता है, f से, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो f m a की स्पेस पर f लिख दिया। फिर हमें ये भी पता है v किसके इक्वल होता है, dx/dt, तो इस v की स्पेस पर क्या लिखा, dx/dt। इस dt से dt कैंसिल हो गया, तो ये स्टेप आ गई। फिर दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन ले लिया, उसमें हमने लिमिट लगाई, कहाँ से, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो पोजीशन चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की लिमिट लगाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। डी के का इंटीग्रेशन क्या हो गया, के। फिर उसके बाद हमने क्या करी, लिमिट पुट की, तो के की स्पेस पे पहले हम अपर लिमिट आएगी, तो के की स्पेस पर हम अपर लिमिट लिख दी। फिर माइनस का साइन आता है, फिर के की स्पेस पर क्या आएगी, लोअर लिमिट, तो के की स्पेस पर लोअर लिमिट लिख दी। तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो इसकी स्पेस पर हमने लिख दिया वेरिएबल फोर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई, क्या आ गई, जल्दी से बताओ, ये आ गई हमारे पास द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को वेरिएबल फोर्स के लिए प्रूव कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।